बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज में आज आपको कालीबंगा के हड़प्पा युगीन संस्कृति के उल्लेखनीय उपकरणों के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पूर्व के अपने व्याख्यान में बताया कि जो विवरण मिलता है विशेष रूप से बर्तनों की श्रेणियों का दृष्टिकोण से, जिसका विभाजन ए बी सी डी ई एफ तक किया गया है पुरातत्वविदों द्वारा, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि वे केवल कुम्भकार के कुशलता का ही परिचय इससे मिल रहा है कि वहाँ कुम्भकार बड़े नामी ग्रामी विशेषताओं वाले थे। लेकिन जिस चाक का वो प्रयोग करते थे और उस चाक की सहायता से नाना प्रकार के जो बर्तन बनते थे, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बर्तनों के अलावा अन्य चित्रकला भी ज्ञान इनको था। इसकी जानकारी मृत भांडों को पर मिले विभिन्न चित्रों से है जो उन्होंने अलंकृत किए थे। कालीबंगा के पुरावशेषों व पुरातत्व उपकरणों में मिट्टी के बर्तन ही अधिकांशतः प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन खुदाई में अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें केरकेतन, चेंस डेंग जिसे कहा जाता है, बादली पत्थर एजेट जिसे कहा जाता है, यशब के छोटे छोटे फलक, तांबा, घिया पत्थर और तांबड़े पत्थर की मनकें इत्यादि। सैंधव सभ्यता की भांति यहाँ भी पक्की मिट्टी के विभिन्न खिलौने मिले हैं। खिलौनों में खंडित बैल की मूर्ति, गाड़ी के पहिए इत्यादि प्रमुख हैं। इखेरे, कड़े तथा हड्डी की सिलाइयाँ भी उपलब्ध हुई हैं। फल काटने के औजार भी प्राप्त हुए हैं। फल काटने के औजार तांबे से निर्मित मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि तांबे का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के प्रथम काल में ही होने लग गया था। उपरोक्त विवरणों के आधार पर निसंदेह कहा जाता है कि कालीबंगा का प्रथम काल उपलब्धियों की दृष्टि से उल्लेखनीय था। भारत के प्रमुख व्यवसाय कृषि के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण में यहाँ के लोग दक्ष थे, ईंटों को पकाना जानते थे, नगर की सुरक्षा हेतु परकोटे का महत्व को समझते थे, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलापूर्ण बर्तन बनाने उन्हें आता था, तांबे व पाषाण के शस्त्र बनाते थे, गाड़ी के मिले पहिए, खंडित बैल की मूर्ति इस तथ्य का परिचय है कि माल ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। संभवतः आवागमन के साधन के रूप में भी बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के इन अवशेषों व उपकरणों की प्राप्ति के लिए 60 मीटर तक की गहराई की खुदाई करनी पड़ी थी। 60 मीटर गहराई का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि कितने पुरानी ये सभ्यता है, जो कि जिस पर 60 मीटर मिट्टी की परत यदि चढ़ गई है, तो ये मान के चलिए कि ये सभ्यता 6-7 बार तो इसका विनाश हुआ ही है। सैंधव सभ्यता की भांति यहाँ भी कई परतें को हटाने के पश्चात ये स्थिति बनी है, परंतु इस सभ्यता के अवशेषों ने पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करते हुए बता दिया है कि वह जिस हड़प्पा मोहनजोदड़ो की प्राचीनता पर गर्व करते हैं, उससे भी प्राचीन सभ्यता भारत के राजस्थान प्रदेश के उत्तरी भाग में विकसित हो चुकी थी। इसकी प्रथम पड़त पर जमी बालू रेत इस बात का संकेत देती है कि संभवतः सरस्वती नदी में कभी भयंकर बाढ़ आई होगी, उससे यह विकसित सभ्यता विनाश के गर्त में समा गई। इसी प्रकार से इस सभ्यता का जो दूसरा काल माना गया है, उस काल में यह मानते हैं कि संभवतः भूकंप से ये नष्ट हुई होगी
बाद में कालांतर में सरस्वती और दशवती नदियों की घाटियों में यह सभ्यता पुनः विकसित हुई थी। इसके अलावा जो उपकरण मिलते हैं यहाँ पर, उससे पुराविद अपना मत व्यक्त करते हैं कि दूसरी सभ्यता को विकसित करने वाले हड़प्पा निवासी ही थे, क्योंकि दूसरे काल के प्राप्त पुरातत्व उपकरण हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त पुरातत्व उपकरणों से साम्यता रखते हैं, यानी कि समानता रखते हैं। इस प्रकार से हड़प्पा युगीन, इस काल की जो हड़प्पा युगीन सभ्यता, उसको दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी दिशा में निर्मित दुर्ग में आबादी बस्ती है और पूर्वी दिशा के निचले मैदान में बसी बस्ती है। पश्चिमी दिशा में निर्मित दुर्ग के भग्नावशेष सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा को पश्चिमी दिशा में उन्नत टीले पर बनाया गया था। संभवतः यह दुर्ग प्राग हड़प्पा युगीन पुरावशेषों पर ही निर्मित किया गया हो। दुर्ग के प्राचीर की आकृति समचतुर्भुजाकार थी। इस दुर्ग के परकोटों के निर्माण दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। प्रथम श्रेणी की ईंटों का माप 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर था, जबकि दूसरी श्रेणी की ईंटों का आयाम 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर था। इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग दो वास्तु प्रकल्पों का परिचायक है। प्रथम वास्तु प्रकल्प में बड़ी आयाम की ईंटों का प्रयोग किया था, जबकि दूसरे प्रकल्प में छोटी माप की ईंटों की चुनाई की गई थी। दुर्ग के प्रवेश पर दो द्वार थे, एक उत्तर की दिशा में था जबकि दूसरा दक्षिण दिशा में था। दक्षिण द्वार विनाश को प्राप्त हो चुका था, परंतु इसके अवशेष में सीढ़ियाँ मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि इस दुर्ग में प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ थी और ये सीढ़ियाँ सटे हुए गलियारे के एक अवशेष का भी परिचायक है। तो इस प्रकार से जो भग्नावशेष मिले हैं यहाँ, वे स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह सभ्यता बड़ी विकसित रही है। जो दूसरा भाग है इस सभ्यता का, उसमें नगर निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि, मिट्टी के बर्तन, अन्य पुरातत्व उपकरण के साथ साथ मणि मूर्तियाँ इत्यादि मिली हैं, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। नगर निर्माण का जो उत्खनन से स्पष्ट अवशेष मिलते हैं और यहाँ पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर के कोनों पर रक्षा स्तंभ भी मिलते हैं, जो आज के स्पीड ब्रेकर के रूप में हमें देखने को दृष्टिगोचर होते हैं। पानी के निकास के दृष्टिकोण से नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि पानी को, जो घर का गंदा पानी होता था, उसको शोष गर्तों यानी कि सॉकेज पिट्स में इकट्ठा करके बाद में उनका उपयोग किया जाता है। सड़क के किनारे यानी कि निकास सड़क में दबाए गए निकास जो है सड़क के किनारे यानी द्वार के ऊपर बनाया जाता था। भवनों का निर्माण शतरंज पट के समान होने के कारण प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्ग पर होता था, यानी कि खुले खुले प्रकार के मकान होते थे। मकानों के आगे चबूतरे मिलते हैं। ये पद्धति आज तक हमारे यहाँ जिंदा है। विशेषतः शहरों में तो स्थान अभाव के चक्कर में देखने को कम मिलती है, लेकिन गाँव में तो आज भी ये परंपरा सी है। मकान के भीतर आंगन और 3 तरफ कमरे बने हुए हैं। जो पुरातन जितने भी मकान हमारे गाँव के हैं, उनमें ये परंपरा आज भी सुरक्षित और
मिलती है। कमरों की फर्श कच्ची होती थी, चिकनी मिट्टी के लेप से उसे बनाया जाता था। इसके अलावा छत का, मकान का फर्श मतलब मकान की जो छत है उस पर मतलब लकड़ियाँ डालकर उसका बेस बनाकर फिर उस पर मिट्टी डाल के बनाई जाती थी, और ये लकड़ी की बल्लियाँ उससे के ऊपर खपरेल और केवड़ों की परत भी डाल दी जाती थी। सीढ़ियों की सहायता से छत पर जाया जाता था। मकान में चूल्हे के अवशेष भी मिलते हैं। और श्री गोपीनाथ शर्मा का ये कहना कि कालीबंगा संभवतः सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का यह प्रमुख केंद्र रहा होगा। मिट्टी के बर्तन जो हैं उसके वह बहुत मात्रा में यहाँ पर आप मिलते हैं कालीबंगा में, और इनमें से ये मिट्टी के बर्तन से ही खाना पकाना, खाना बनाना, अनाज रखना इत्यादि का कार्य होता था। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में भी बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, और ये परंपरा आज तक हमारे यहाँ जिंदा है। इसके अलावा बर्तनों पे अलंकरण किया जाता था, विशेष से ज्यामितिक वृत्त, जालक, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, फुल्ले, मत्स्य शल्य इत्यादि का चित्र बनाए जाते थे। कहीं कहीं मछली, बतख, कछुए, हिरण आदि के चित्र भी मिलते हैं। इसके अलावा जो अन्य पुरातत्व उपकरण वहाँ प्राप्त हुए हैं वो चकमक पत्थर के लंबे फल, तांबड़े पत्थर, यशक, घिया पत्थर, तांबे के मणियाँ, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ व कड़े, टोपीदार प्यालियाँ, शंख वाले आभूषण, मिट्टी के खिलौने, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, शतरंज व चौसर की गोटियाँ, मणि मूर्तियाँ, तिकोने व छोटे टेलों पर मिलते जुलते मृदभांड और कांचली मिट्टी। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी कालीबंगा से संबंधित जो मैंने आपसे चर्चा की। मैं इस सब की जो है PDF आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई बात समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पुनः व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।